बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज 3 खबरें हैं। आज लाहौर में सीनियर सहाफी अयाज मीर के ऊपर हमला हुआ। हमलावर कौन थे, कहां से निकले और कहां चले गए, ये पूरी कहानी अपने व्यूअर्स को हम सुनाएंगे। और फिर आज आर्मी चीफ की एक अहम मुलाकात हुई, इस मुलाकात के हवाले से भी एक अहम खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर खान साहब ने अपने एक बयान में पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पैगाम क्या दिया, और वो ये कहते हैं कि मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल्स को नुकसान नहीं होगा, क्यों कहा और किस किस्म के नुकसान की वो बात कर रहे हैं, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और राय साहब, आज जो एक नई सियासी मंजरनामे के ऊपर हमें तेजी नजर आ रही है, इसकी बुनियादी वजह कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसका क्या किरदार रहा और अब सफ़े मातम बिछ गया है नून लीग के हलकों में, ये भी कहानी हम अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, अयाज अमीर साहब के ऊपर हमला हुआ और इस हमले के हवाले से जो अब तक की डेवलपमेंट्स है वो मैं अपने सुनने वालों के सामने रख दूं, और फिर हम और आप मिलकर जी जो वकुआ था इसका खाका भी खींचेंगे, क्योंकि हमने कई बरस दुनिया टीवी की उस बिल्डिंग में काम किया। मैंने उस बिल्डिंग को बनते हुए देखा, उसके रास्तों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, किस फ्लोर पे कहां पर अयाज अमीर साहब बैठे हुए थे, कहां पर थिंक टैंक की रिकॉर्डिंग होती है, किस फ्लोर के ऊपर, किस तरह वो लिफ्ट से नीचे आए, ये पूरी कहानी जो है वो हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर आप भी जब आते रहे हेड ऑफिस के अंदर, बीइंग अ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद का, आपने जो जिम्मेदारी थी आपके पास, तो आपने भी देखा होगा उस बिल्डिंग को और किस तरह कितने उसके रास्ते हैं, और जो रैकी की गई ये बहुत इंटरेस्टिंग है सुनने वालों के लिए। ऐसा जो असल नक्शा है वो बताना बड़ा जरूरी है। लेकिन उससे पहले राय साहब, ये वाकया हुआ और डिटेल्स इसकी हम अपने नाजरीन के सामने रख देते हैं। और इससे अभी तक जो तफसीलात सामने आई, वजीर दाखिला अता तारड़ साहब पहुंचे हैं और दुनिया टीवी की उसी बिल्डिंग में बैठे हुए थे जहां पर मियां आमिर महमूद साहब बैठते हैं, उनके ऑफिस के अंदर, और अयाज अमीर साहब भी वहां पर बैठे हुए थे। और अब तक की तफसीलात के मुताबिक जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, सीसीटीवी कैमरास, उनकी वीडियोस फुटेजेस जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं। यानी शाहिदीन से पूछा जा रहा है ये लोग कितने थे, कहां से आए, अयाज अमीर साहब कहां पर मौजूद थे और ये वाकया कब पेश आया। राय साहब, आपने दुनिया टीवी की बिल्डिंग देखी है और ये एबर्ट रोड के ऊपर है, शिमला पहाड़ी से जो लाहौर को लोग जानते हैं, पीटीवी के बिल्कुल साथ। और अयाज अमीर साहब बाहर निकले हैं जब इनकी बकायदा रैकी की गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग ताक में बैठे थे उन्हें मालूम था कि आज थिंक टैंक की रिकॉर्डिंग होनी है, और इस रिकॉर्डिंग के बाद अयाज अमीर साहब किस वक्त बाहर निकलेंगे और कितने बजे वो निकलते हैं। क्योंकि जिन्होंने हमला किया, जो लोग जिस तरह इन्होंने एक रंग देने की कोशिश की, उससे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ आए थे। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये एक ट्रेंड बना हुआ है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और फिर इसका एक ताना बाना जो है वो जोड़ा जा रहा है कि जो उन्होंने रजीम चेंज के हवाले से रिसेंट एक बयान दिया, आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने भी इस वाक़े की मजम्मत की, पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं, और इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी के हवाले से भी कहा जा रहा है। राय साहब, ऐसे वाक़यात में पता चलता है कौन थे, कहां से आए, कितने आदमी थे, क्या मोटिव था, और वही पुरानी टेक्निक इस्तेमाल की गई, एक गाड़ी आकर आगे रुकी और उस गाड़ी ने एक शख्स बाहर निकलता है और तासुर ये देने की कोशिश की गई कि शायद ये रैश ड्राइविंग है और रोड रेज है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये लड़ाई हुई। और फिर जो वाकया और अयाज मीर साहब ने जो मंजरकशी की है कि किस तरह उनको जमीन पर लटाया गया, और सारी, मेरा ख्याल है कि इस वाकये की एक तो मजम्मत करनी चाहिए और फिर हमें हकाइक बताएं जो इस बिल्डिंग के हवाले से, रास्तों के हवाले से और इस रैकी के हवाले से। देखें हाशमी साहब, मैं चूंकि दुनिया न्यूज़ में इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ के तौर पर 3.5 साल तक काम करता रहा, उस वक्त आप इसी हेड ऑफिस में, जहां से अयाज अमीर साहब निकले थे और हेड ऑफिस से निकलने के फ़ौरन बाद उन पर हमला किया गया, आप यहां पर काम करते थे। तो हाशमी साहब, मेरी अयाज अमीर साहब के साथ चूंकि कई प्रोग्राम ऐसे होते थे
जो अय्याज अमीर साहब इस्लामाबाद से रिकॉर्ड करवाते थे, और कभी ऐसा होता था कि वो अपना प्रोग्राम लाहौर में हेड ऑफिस से रिकॉर्ड करवाते थे। बिल्कुल। तो इस वजह से चूंकि मैं इस्लामाबाद का इंचार्ज था, इस्लामाबाद का ब्यूरो चीफ था, तो मेरी कई मुलाकातें हुई अय्याज अमीर साहब से। और वैसे भी बतौर सहाफ़ी, चूंकि वो एक कॉलम नवीस भी हैं, एक तज्ज़ियाकार भी हैं, तो मेरी बड़ी अच्छी उनके साथ उस वक्त भी अलैक सलैक थी। अब हाशमी साहब, अगर आप पहले तो वजूहात जानने की कोशिश करें कि अय्याज अमीर साहब पर कौन हमला कर सकता है और क्यों हमला कर सकता है। एक तो अय्याज अमीर साहब के मुतल्लिक ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इमरान खान साहब के भी नाकिद रहे, और बड़े शदीद नाकिद रहे, यहाँ तक कि आखिरी वक्त तक वो इमरान खान साहब के नाकदीन में शुमार होते थे। लेकिन जब ये एक साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, यानी हुकूमत गिराने तक भी वो इमरान खान साहब के नाकदीन में शुमार होते थे। इमरान खान साहब की बहुत सी पॉलिसीज, उनकी हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, उन पर वो तनकीद भी करते थे। लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत एक साजिश के जरिए गिराई गई, तो एक ऐसे सहाफ़ी के तौर पर जो कि आज़ादाना तज्ज़िया करता है, कोई एजेंडा ड्रिवन उसका तज्ज़िया नहीं होता, तो उन्होंने अपने तज्ज़ियों में ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में जिस तरह से इससे पहले जो कुव्वतें हुकूमतें गिराती रही हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत भी उन्हीं कुव्वतों ने असल में गिराई है। यानी एक ऐसे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे जो खान साहब की हुकूमत गिरने तक, उससे पहले तक महंगाई के हवाले से या मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से जहां खान साहब पर तनकीद करते थे, ऑब्जेक्टिवली कुछ उनके ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनकी तारीफ भी करते थे, लेकिन खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद वो जो तल्ख हकायक बहुत कम लोग कहने की जुर्रत करते हैं, वो हकायक सामने ला रहे थे अय्याज अमीर। अच्छा, फिर उनकी जो एक सेमिनार में, जिसमें इमरान खान साहब भी शरीक थे, ये सिर्फ 2 दिन पहले सेमिनार हुआ, यहाँ पर जो उन्होंने तकरीर की, वो तकरीर भी वायरल हुई। और हाशमी साहब, आप देखें कि इस तकरीर में भी उन्होंने इमरान खान साहब की कुछ पॉलिसीज पर तनकीद की। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने उस तनकीद को सुना, उसको माइंड नहीं किया। कई ऐसे नुकात थे जिन पर इमरान खान साहब मुस्कुराते भी रहे, क्योंकि इमरान खान साहब का मैं 2 मरतबा बतौर सहाफ़ी इंटरव्यू कर चुका हूं, उनके जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको कवर कर चुका हूं, उनके जो 2 दौरे थे अमेरिका के, वो दोनों मैंने कवर किए। खान साहब की जब साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई थी, तो व्हाइट हाउस में मैं मौजूद था। व्हाइट हाउस के अंदर उन 4-5 सहाफ़ियों में शामिल था जिन्होंने उस मुलाकात की कवरेज की थी। इसी तरह जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में खान साहब ने जो तारीखी तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा था और आरएसएस के बखिए उधेड़े थे, तो वो तकरीर भी मैंने कवर की थी। खुद मैं वहां पे न्यूयॉर्क में यूएनजीए के उस सेशन में मौजूद था, और लातादाद ब्रीफिंग्स हैं इमरान खान साहब की जो मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में अटेंड की। और इसी तरह इससे पहले जो वज़राए आज़म थे बतौर सहाफ़ी, उनकी एक्टिविटीज़ भी मैं कवर करता रहा। तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक मुझे ये मालूम है कि उनके ऊपर अगर तनकीद की जाए और वो एजेंडा ड्रिवन ना हो, तो खान साहब हमेशा उस तनकीद को पॉजिटिव लेते हैं। हमें पता है कि खान साहब के ऊपर पॉजिटिव तनकीद भी हुई है। बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिनका कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन वो खान साहब की हुकूमत की कुछ पॉलिसियों पर बड़ी बेरहम तनकीद करते थे। लेकिन बहुत सा मीडिया का ऐसा हिस्सा भी था जो कि खान साहब के ऊपर तनकीद बराए तनकीद करता था, या मरियम का मैनेज किया हुआ मीडिया था जो कि इमरान खान साहब को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाता था, यानी नेगेटिवली एक उनके ऊपर तनकीद की जाती थी। तो खान साहब ने जो एक उनकी शख्सियत का हिस्सा है कि वो पॉजिटिव तनकीद को माइंड नहीं करते, तो अय्याज अमीर साहब खान साहब के सामने खड़े होकर तनकीद करते रहे इमरान खान साहब पर। और उसके बाद फिर हमने देखा हाशमी साहब, क्योंकि इसी तकरीर में अय्याज अमीर साहब ने रजीम चेंज के हवाले से भी कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया, और मुमकिना तौर पर कौन कौन सी कुव्वतें हो सकती हैं अंदरूनी जो कि इस रजीम चेंज में शामिल हो सकती हैं, इस हवाले से भी उन्होंने इजहार ख्याल किया। तो अब हाशमी साहब, इस पूरी सूरत हाल को अगर आप जहन में रखें और हमारे व्यूअर जहन में रखें,
तो अय्याज अमीर साहब उम्र के जिस हिस्से में हैं और जिस बेईमाना तरीके से, बेरहमाना तरीके से उन पर तशद्दुद हुआ है, तो ये दो पाकिस्तान के अंदर ऐसे इदारे हैं जिनका इम्तहान है। एक तो शहबाज शरीफ ने मजम्मत की है और ये कहा है कि जी हम मजम्मत करते हैं और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जो आपके इम्पोर्टेड वज़ीर आला हैं हमजा शहबाज, उन्होंने भी कहा है कि जी हम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ हाशमी साहब, चूंकि अय्याज अमीर साहब ने एक सेमिनार में शिरकत की थी, कुछ ऐसे ख्यालात का इजहार किया था जिनके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि हो सकता है वो किसी इदारे को पसंद ना आए हों, तो उस इदारे की जानिब भी कुछ लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये जो अय्याज अमीर साहब पर हमला हुआ है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो अब एक तो हुकूमत की रिप्यूट पर भी सवाल है, हुकूमत की रिप्यूट तो पहले ही मौजूद नहीं है, इसलिए हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अब जो पाकिस्तान के इदारे हैं, ISI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उनको पूरा कोऑपरेशन करना चाहिए। देखें, ISI के मुतल्लिक तो हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन कहलाती है और ये भी कहा जाता है कि बेशुमार उसने ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जिनके मुतल्लिक हमें नहीं मालूम होता और दहशतगर्दी के एक्ट्स वो रोकते रहते हैं। और ये ब्रीफिंग्स में हमें मुख्तलिफ बताया भी गया और ये एक हकीकत भी है कि कुछ ऐसे हमले होते हैं जिनके मुतल्लिक हम समझते हैं कि देखें ये दहशतगर्दी का हमला हो गया, लेकिन लातादाद हमले ऐसे होते हैं जो ISI खामोशी से, ISI के जो फौजी अफसरान हैं या दीगर जो ऑफिशियल्स हैं वो रोकते हैं और उनकी तशहीर नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ISI के पास बड़े वसाइल हैं इस किस्म के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ISI को जो आपकी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर इस पूरे मामले का खोज इसलिए लगाना चाहिए कि ये जो सवालात कुछ हल्के उठा रहे हैं वो इदारों की जानिब भी उठा रहे हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि अय्याज अमीर साहब की तकरीर के फौरन बाद ये इंसिडेंट हो गया है, तो हो सकता है कि कुछ शरपसंद अनासिर भी इसकी आड़ में कोई और खेल खेल रहे हों। तो इदारों के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं उनका जवाब देने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पूरा साथ दें, पूरा कोऑपरेशन करें हमजा शहबाज की हुकूमत का, और जो भी इसमें हकायक है वो सामने लाए जाएं। हाशमी साहब, इसमें एक बात याद रखने वाली है कि जनरल ज़ियाउल हक का जो दौर था जिसमें बड़ी सप्रेशन थी, तो कहा यह जाता है कि उसी सप्रेशन के दौर में जो बेहतरीन तख्लीकी अदब था वो सामने आया, क्योंकि आपके पास इजहार के दीगर मौके आ जाते हैं। आप एक बात को करने के 5, 6, 7 तरीके ढूंढ लेते हैं, जरूरी नहीं होता कि आपने बिल्कुल डायरेक्ट ही बात करनी है। तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ऐसा तख्लीकी अदब वजूद में आया कि आप मज़ामत भी कर रहे थे और उस मज़ामत के दौरान आप मैसेजेस भी दे रहे थे, बिटवीन दी लाइन अवाम तक पहुंचा रहे थे कि असल में क्या हो रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल में अय्याज अमीर साहब के ऊपर जो हमला हुआ है इसकी तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मैं पुरुमीद नहीं हूं, यानी मुझे तवक्को नहीं है कि कोई ये जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने भी ये हमला किया है उन तक ये रियासत पहुंच सकेगी, क्योंकि इससे पहले शीरी मजारी को जिस तरह से उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और उनके घर से शीरी मजारी के बकौल उनको अगवा किया गया था, तो हमजा शहबाज ने तो फौरन मजम्मत कर दी थी कि ये हमने गिरफ्तार नहीं किया और ये भी कह दिया था कि हम इस गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। लेकिन आज तक वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो सका कि शीरी मजारी को असल में किसने गिरफ्तार किया था। तो अगर ये किसी ने कोई घिनौना खेल ऐसा खेला है कि हमारे इदारे बदनाम हो, तो उस हवाले से भी तहकीकात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये खेल इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने खेला हो ताकि ये जो PTI के लोग हैं या जो सहाफ़ी हैं इनके एहतजाज का रुख जो है वो इदारों की जानिब मुड़ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जिस किस्म का खेल खेलती रही है इससे पहले शरीफ फैमिली, तो इसमें कोई बेईद नहीं है कि ये हमजा शहबाज शरीफ के एमा पर यह हमला हुआ हो। तो इसमें वजाहत सामने लाने के लिए, चीज़ों को क्लैरिटी के साथ सामने लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत तेज़ी से तहकीकात हों और पता चले कि अय्याज अमीर साहब पर तशद्दुद करने वाले कौन थे, अगरचे मुझे इस मामले की तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुंचती हुई नजर नहीं आती। राय साहब, एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई आर्मी चीफ की।
प्राइम मिनिस्टर से। इसके हवाले से भी हम खबर शामिल करेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने मईशत के हवाले से और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को मुखातिब करके क्या कहा। वो ये कहते हैं कि मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि थ्योरी उसमें यह है कि अगर हमारे रिसोर्सेज कम होंगे तो मुल्क का दिफा यानी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है इसके साथ जुड़ी हुई है आपकी नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल्स को नुकसान नहीं होगा, और फिर इसके साथ साथ इस मुल्क के साथ हुआ क्या, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे दौर में मईशत बेहतर हो रही थी, तरीके इंसाफ दौर में ज़राअत, इंडस्ट्री, दीगर शोबों में बेहतरी आ रही थी। कौन सी ऐसी क़यामत आ गई कि हमारी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया। हमें बताया गया कि हमारी हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने की अहल नहीं। 2 महीने में इतनी महंगाई हो गई जितनी हमारे 3.5 बरस में भी नहीं हुई थी। लोड शेडिंग, महंगाई, इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कुछ सवालात रख दिए। फिर ये भी कहा कि सबका खौफ है कि हमारी मईशत श्रीलंका के हालात की तरफ जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। और राय साहब, हमें नहीं भूलना चाहिए लोड शेडिंग के ऊपर हमारा जो मुल्क का वज़ीर आज़म है, इम्पोर्टेड हुकूमत का वज़ीर आज़म है, वो ये कहता है कि बहुत बद्दुआएं, जब लाइट जाती है तो लोग बद्दुआएं देते हैं, और अपील की कि दुआ दें, मुश्किल में हम फंसे हुए हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। मिलिट्री सिक्योरिटी की तरफ एक तरफ है, माशी सिक्योरिटी इतनी ही अहम है, जो चोर डाकू हम पर मुसल्लत किए गए उनके 1100 अरब माफ कर दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं, एनआरओ दे दिया गया। सब चोर जो हैं वो आज फिर इस खेल में एक्टिव हो गए, जो खेल खेला जा रहा है इस मुल्क के साथ, इस 22 करोड़ अवाम के साथ। राय साहब, ये पैगाम खान साहब का, और फिर आज एक रैली की क़यादत भी कर रहे हैं, जलसा भी हो रहा है। प्रेशर तो राय साहब बिल्ट होगा। बाज लोग ये कहते हैं कि अक्सर सवालात उठाए जाते हैं कि खान साहब का बयानिया असल में क्या है। इंपोर्टेड हुकूमत, महंगाई, एनआरओ दे दिया, कौन सा बयानिया। मैं ये समझता हूं कि खान साहब के पास तो बहुत सारी ऐसी गलतियां की गई हैं इस इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से, साजिश की गई इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से, कि अब अवाम भी शामिल हो रही है। पहले हुकूमत गिराई गई, अब महंगाई का बयानिया ये जो है इस हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इलेक्शन ईयर है और तैयारी लोगों ने करनी है। और अब जो इत्तेहाद बनेगा, ये टूटेगा इसी बुनियाद के ऊपर कि इस हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया, लिहाजा हम इस हुकूमत से अलग हो रहे हैं। देखें हाशमी साहब, इसके अलावा जो 3 इंकशाफात किए हैं खान साहब ने, असल में वो बड़े हसास नोयत के इंकशाफात हैं। उनमें से एक इंकशाफ तो खान साहब ने उस वक्त किया जो उनका ताज़ा तरीन इंटरव्यू था। उसमें उनसे पूछा गया कि जो अमेरिका से मरासला आया था, जो पाकिस्तानी सफ़ीर ने लिखा असद मजीद ने, तो क्या वो मरासला जिसमें पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को गिराने की साजिश का हवाला दिया गया था और ख़बरदार किया गया था कि अमेरिका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाना चाहता है, तो क्या वो मरासला बराह रास्त आपको मिला था या आपसे छुपाया गया था? पहला सवाल खान साहब से यह किया गया। फिर दूसरा सवाल यह किया गया कि क्या आपके वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को वो मरासला मिला था या उनसे भी छुपाया गया? तो हाशमी साहब, अब कैमरों के सामने इंटरव्यू के दौरान इमरान खान साहब ने कहा कि वो मरासला मुझे नहीं मिला था, वो मरासला मेरे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं मिला था, और वो मरासला असल में बाद में शाह महमूद कुरैशी को किसी और ने इतला दी कि एक मरासला आया हुआ है आपकी हुकूमत के खात्मे के लिए, तो वो आपको वजारत खारजा में क्या रिसीव हो गया है। जब शाह महमूद कुरैशी को यह पता चला, उसके बाद बड़ा जोर लगा के उन्होंने वो मरासला निकलवाया। यानी खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए जो मरासला आया था वो खान साहब को और खान साहब के वजीर खारजा को नहीं मिला था। एक तो ये बड़ी अहम बात है। दूसरी बात खान साहब ने इस सवाल के जवाब में की, जब खान साहब से यह सवाल किया गया कि क्या आपके किसी इत्तेहादी को या आपके किसी साबिक साथी जो वफाकी वजीर रहा हो उसको किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग का सामना है, क्योंकि हाशमी साहब ये इतलात थी कि कुछ वीडियोस के जरिए कुछ पीटीआई के लोगों को और पीटीआई के इत्तेहादियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो इस पर खान साहब ने कहा कि हाँ, मेरा एक साथी ऐसा है जो साबिक वफाकी वजीर है, डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है वीडियो की, उसके जरिए उसकी वीडियोस बनाकर
ये उसको कहा जा रहा है और उसको धमकाया जा रहा है कि हम ये वीडियोस तुम्हारी फैमिली के साथ शेयर कर देंगे, तुम्हारे बच्चों के साथ शेयर कर देंगे, और वो जाली वीडियोस हैं और उसको धमकाया जा रहा है। फिर खान साहब ने कहा कि हमारे एक इत्तेहादी को भी इसी तरह की वीडियोस के जरिए धमकाया जा रहा है और नामालूम नंबर से कॉल्स आ रही हैं। इस तरह की जो सप्रेशन थी और इस तरह के जो हथकंडे थे, ये साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इस्तेमाल नहीं किए गए। ये भी कैमरों के सामने एक जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू है खान साहब का, उसमें उन्होंने ये बात की। फिर हाशमी साहब, उनसे एक और सवाल हुआ कि बनी गाला में जो जासूस आपके कमरे में डिवाइस लगाने की कोशिश कर रहा था, जो पकड़ा गया, ये कब से डिवाइस लगाने की कोशिश कर रहा था और इसके पीछे मुमकिना तौर पर कौन हो सकता है? तो खान साहब ने इस सवाल के जवाब में ये इंकशाफ किया कि ये जो जासूस था, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, अभी हमने जो उससे तफ्तीश की तो पता ये चला कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, अभी मेरी वजारत उज़्मा कायम थी, तो ये उस वक्त भी जासूस के तौर पर मेरे कमरे में ये बगिंग डिवाइस लगाने की कोशिश कर रहा था और इसने दूसरे मुलाजमीन की हेल्प लेने की भी कोशिश की। और खान साहब ने एजेंसीज का लफ्ज इस्तेमाल किया कि एजेंसीज ने इनको कहा था कि मेरे कमरे में, यानी प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के कमरे में, उसके बेडरूम में ये डिवाइसेस लगाई जाएं। ये भी कोट अनकोट इमरान खान साहब ने अब एक नया इंकशाफ किया है। फिर खान साहब से यह भी पूछा गया कि क्या आपको यह धमकी भी दी गई थी या आपके किसी साथी को यह धमकी भी दी गई थी कि अगर आपने ये अमरीकी मरासला पब्लिक किया तो आप पर हम आर्टिकल 6 के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, आर्टिकल 6 के तहत कोई मुकदमा कायम कर देंगे गद्दारी का? तो खान साहब ने कहा कि मुझे तो डायरेक्ट धमकी नहीं दी गई थी, लेकिन मेरे साथियों को यह मैसेज कन्वे किया गया था कि आप पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा दिया जाएगा। तो ये भी खान साहब ने अब पहली मर्तबा, ये जो बड़ा अहम नौयत का इंटरव्यू था, इसमें खान साहब ने ये इंकशाफ भी किया है। और इसी इंटरव्यू के दौरान फिर खान साहब ने ये सवाल भी किया, जिनको खान साहब न्यूट्रल कहते हैं, कि जब मैंने न्यूट्रल्स को बता दिया था कि मेरी हुकूमत अगर साजिश के जरिए गिराई गई और इस साजिश को रोकने का अख्तियार आपके पास है, आपके पास ताकत है, आपके पास असर रसूख है, और अगर मेरी हुकूमत इस साजिश के जरिए गिर जाएगी तो इकॉनमी कितने बुरे तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। और खान साहब कहते हैं कि इस वक्त जो इकॉनमी की हालत है वो असल में हमारे हालात, मुझे खौफ यह है कि ये श्रीलंका के हालात की जानिब जा रही है। और हाशमी साहब, आप देख लें कि लोगों में इस वक्त जिस किस्म की महंगाई, यानी 14 रुपये, 14.5 रुपये इन्होंने फी लीटर पेट्रोल की कीमत और बढ़ा दी, 250 रुपये फी लीटर से ऊपर चला गया है पेट्रोल। और वो मिफ्ता इस्माइल कहके लगाते हुए, हंसते हुए, लोगों का मजाक उड़ाते हुए और पाकिस्तान के इदारों का मुंह चिढ़ाते हुए पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर देते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए नहीं सोचते कि आम लोगों के ऊपर ये जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनके ऊपर क्या गुजरती है और किस तरीके से उनके लिए हर चीज जो उनकी जरूरत की चीज है वो किस कदर महंगी हो जाती है। तो खान साहब जो बात कर रहे हैं कि आपकी जो नेशनल इकॉनमी है उसका बराह रास्त असर आपकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी पड़ता है। और ये बात बिल्कुल वो सोवियत यूनियन की जो मिसाल बार बार देते हैं, हमारे सामने एक जिंदा मिसाल है कि सोवियत यूनियन की फौज कितनी मजबूत थी, कितनी ताकतवर थी, लेकिन जब इकॉनमी उनकी कोलैप्स हुई तो किस तरह से सोवियत यूनियन जो एक सुपर पावर थी उसका चिराजा बिखर कर रह गया। तो इस मामले पर खान साहब कहते हैं कि वो हल्के जिनके पास असर रसूख है, जिनके पास अख्तियार है, और ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि 75 साल से इन हल्कों का ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौजी क़यादत है, फौजी हल्के हैं, इनका पाकिस्तान की सियासत पर असर रसूख है। तो अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार करें ताकि ये जो 22 करोड़ अवाम है ये भी इस अजाब से निकलें जो अजाब इस करप्ट टोले ने अवाम के ऊपर मुसल्लत किया है, और फिर एक नई हुकूमत आए जो कि पाकिस्तान के अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए, चाहे दोबारा से ये करप्ट टोला ही क्यों ना मुसल्लत हो जाए। लेकिन खान साहब कहते हैं कि कम से कम ये तो तसल्ली होगी कि चले इनको पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया। राजा साहब, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, 22 जुलाई को इंतखाब होगा, मशरूत कर दिया गया ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। मैंने पिछले 2 दिन से अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पीट रहा हूँ
कि हाई कोर्ट भी ये कर सकती थी, लेकिन पहली दफा हमने देखा कि सेपरेशन ऑफ पावर से जो तजावज करके बाकायदा डिक्टेट किया गया असम्बली को कि क्या करना है, कितने बजे इंतखाब होगा, और फिर ये भी कह दिया गया कि अगर किसी ने रोकने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। एक तासुर दिया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने हाउस ऑफ शरीफ को रिलीफ दिया है, और ये फैसला राय साहब एक अपॉर्चुनिटी थी लाहौर हाई कोर्ट के पास। कोई कह सकती थी कि आप ज़िमनी इंतखाब के, चूंकि 17 दिन का वक्त था, आप बाद में कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसी फैसले को जो होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। अब राय साहब एक इख्तलाफ भी थोड़ा सा पाया जाता है सियासी तौर पर कि नून लीग, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, तो ऐसी खबरें लगाई गई कि शायद हमजा को खान साहब ने 17 दिन का वज़ीर आला मान लिया है। इसकी भी करेक्शन कर दें और फिर ये भी बता दें कि अब एक जो सफ़े मातम बिछा हुआ है नून लीग के अंदर, और अब मार्का होगा अवाम की अदालत में। जो कानून की अदालत थी उसने तो अपना फैसला सुना दिया, अवाम की अदालत से क्या एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं, फैसला किसके हक में आएगा, क्या नंबर गेम बन सकती है, और फिर राय साहब कितना इंपॉर्टेंट फैसला था ये आज का, तहरीक इंसाफ की जीत हुई है या फिर ये अभी भी हमें ज़िमनी इंतखाब का इंतजार करना होगा? हाशमी साहब, कोई सफ़े मातम नहीं बिछी हुई नून लीग की सफ़ों में, और ये फैसला भी तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आया। तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग ये ट्वीट्स कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा भी ऐसे हैं जो बड़ी खुशियां मना रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आया है। ये फैसला कतन पीटीआई के हक में नहीं आया, और उसकी वजह ये हाशमी साहब कि ये जो अब आगे ज़िमनी इलेक्शन होना है, ज़िमनी इलेक्शन पर ही फिर आपका डिपेंड करेगा कि आगे वज़ीर आला कौन बनेगा। लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन कौन करवाएगा? ये ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे आपके इज्जत माब हमजा शहबाज साहब, जो कि पिछले 20 दिन 25 दिन के अंदर ये साबित हो चुका है, और एक हल्के से PP 158 से वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से वहां पर प्री पोल रिगिंग शुरू कर दी गई है, वोट भी खरीदे जा रहे हैं। फिर आपके जो ज़िमनी इंतखाबात के 20 हल्के हैं, यहां पर डायरेक्टिव दिए गए हैं, पूरे मुल्क के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन इन 20 हल्कों के अंदर लोड शेडिंग ना की जाए। उसके साथ साथ जितने जो रियासती वसाइल हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन को ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि रियासती वसाइल इस इंतखाबी कैंपेन के लिए इस्तेमाल ना हो, वो सारे रियासती वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। हमजा शहबाज ने इससे पहले, हमें पता है कि जो आपके लॉन्ग मार्च की एक सिचुएशन पैदा हुई थी, उस वक्त भी पंजाब हुकूमत ने किस किस्म का रोल प्ले किया था अपने अख्तियारात से तजावुज करके। तो हाशमी साहब, अब अगर हमजा शहबाज की वजारत आला के मातहत ये इंतखाबात होने हैं तो इसकी क्या शफाफियत रह जाएगी? यानी उन 20 नशिस्तों पर, जो कि ज़िमनी इलेक्शन जिन 20 नशिस्तों पर होना है, वो हमजा शहबाज करवाएंगे, और उन्हीं 20 नशिस्तों के ऊपर फिर फैसला होगा कि वज़ीर आला हमजा शहबाज बनेंगे या चौधरी परवेज इलाही बनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमजा शहबाज ही खुद को वज़ीर आला बनाने के लिए उस इलेक्शन को सुपरवाइज करेंगे। तो होना तो ये चाहिए था हाशमी साहब कि ये 17 दिन, चूंकि लाहौर हाई कोर्ट भी ये पहले कह चुका था और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी सवालात उठाए थे कि बड़ी बेज़ाब्तियां थीं जो इससे पहले वजारत आला का इलेक्शन हुआ था, यानी हमजा शहबाज जिस जाली प्रोसेस के जरिए, जिस गैर आईनी प्रोसेस के जरिए वज़ीर आला बने थे, उस पर तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी सवालात उठाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवालात उठाए थे। तो एक जाली प्रोसेस के जरिए एक वज़ीर आला मुंतखब हुआ, जिसको अदालतों ने कहा कि ये एक गैर आईनी प्रोसेस था, लेकिन उस गैर आईनी प्रोसेस के नतीजे में जाली तरीके से मुसल्लत होने वाला वज़ीर आला अब दोबारा से जो 20 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है उसको सुपरवाइज करेगा और पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करेगा, और आप देखेंगे कि कितने मैसिव लेवल पर रिगिंग होगी। तो हाशमी साहब, अब आप बताएं कि इसमें पीटीआई के हक में ये फैसला कैसे हुआ? होना तो ये चाहिए था कि अभी फिलहाल हमजा शहबाज को, चूंकि ये साबित हो गया था कि वो गैर आईनी तरीके से वज़ीर आला बने हैं, तो उनको हटा दिया जाता। 17 दिन की बात है हाशमी साहब, कोई इतनी बड़ी क़यामत ना आती। हमजा शहबाज जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, तो उससे पहले भी कितने हफ्ते ऐसे थे
जिसमें पंजाब के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, तो कोई इतनी क़यामत नहीं आनी थी। चीफ सेक्रेटरी के जरिए भी सूबा चलाया जा सकता था, वफाक से भी सूबा चलाया जा सकता था। इससे पहले दर्जनों मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि किसी सूबे के अंदर कई कई वीक्स तक, कई कई हफ्तों तक चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होता। लेकिन यहां पर सारी गेम दोबारा से दे दी गई है हमजा शहबाज के हाथों में, और इसी वजह से हमजा शहबाज को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम परवेज लाई के साथ मशावरत के जरिए कोई हल नहीं निकालेंगे, हमें यह कबूल है कि मुझे वजारत आला पर बरकरार रखा जाए और फिर हम ये इलेक्शन करवा देंगे। तो असल में इस फैसले से भी नून लीग को ही ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि ये 20 नशिस्तों में से ज्यादातर नशिस्तें उन्होंने किस तरीके से सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके और धांधली करके जीतने की कोशिश करनी है। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूअर्स, आज के शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।